इकोनॉमी में बेसिकली कुछ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होते हैं जो प्रोडक्शन प्रोसेस में अपना कुछ रोल प्ले करते हैं, कंट्रीब्यूट करते हैं। और वो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन बहुत बार बता चुका हूं, लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योरशिप होते हैं। उनको मिलती है फैक्टर पेमेंट्स या फैक्टर इनकम मिलती है उनको। तो उनके बारे में बात करने वाले हैं। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन जैसा कि आप जानते हैं लेबर, लैंड, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योरशिप होता है। तो ये जो चार हमारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होते हैं इनको मिलती है फैक्टर पेमेंट्स। उनके बारे में बात कर रहे हैं यहाँ पे इस क्लास में, और उनका क्लासिफिकेशन करेंगे। बेसिकली क्लासिफिकेशन यहाँ मैं क्यों करता हूँ, हर क्लास में कर रहा हूँ क्लासिफिकेशन। उसका रीजन क्या है? बिकॉज टू मेक थिंग्स इजी फॉर यू। आप इस क्लासिफिकेशन को समझ लीजिए, न्यूमेरिकल में बहुत हेल्प मिलेगी। यार ये सारा कुछ जो आप पढ़ रहे हो ये खाली थ्योरेटिकली रखने के लिए, याद करने के लिए नहीं है ना। आपको अपने नॉलेज को क्या करना है? अप्लाई करना है। अप्लाई क्या करना है? न्यूमेरिकल में अप्लाई करना है। तो क्लासिफिकेशन बहुत जरूरी है, नहीं तो आप कंफ्यूज होते हैं। आप बाद में जाकर के किसमें? न्यूमेरिकल में कंफ्यूज होते हैं। वो न्यूमेरिकल का कंफ्यूजन मिटाना है मेरे को, आपका डर निकाल देना है अभी से। फिर उसके बाद प्रैक्टिस करिए, बिल्कुल हैप्पी मूड में आप रहेंगे हमेशा। लेबर को क्या मिलता है? लेबर को वैसे तो कहते हैं कि वेजेस एंड सैलरी मिलती है, लेकिन यहाँ हम उसके लिए एक डिफरेंट टर्म यूज कर रहे हैं, वो है COE, यानी कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज। एम्प्लॉइज कौन? जो कर्मचारी हैं, और उनको क्या मिलता है? पारिश्रमिक मिल जाता है कर्मचारियों को। तो कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज मिलता है किसके बदले में? लेबर सर्विसेज प्रोवाइड करने के बदले में। तो देखिए इसको हमने फर्दर क्लासिफाई करा है, क्योंकि पॉसिबिलिटी है कि अगर ऑर्गेनाइज सेक्टर में, यानी कि जो बड़ी जो मेजर फर्म्स होती हैं जहां पे 10 से ज्यादा एम्प्लॉइज काम कर रहे हैं, बड़ी इंडस्ट्रीज होती है, गवर्नमेंट जॉब्स होती है, वहां पे क्या होता है कि कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज अलग अलग फॉर्म में प्रोवाइड की जा सकती है। इट इज पॉसिबल कि वो वेजेस एंड सैलरीज की कैटेगरी में आ जाए, या फिर सोशल सिक्योरिटी कंट्रीब्यूशन बाय एम्प्लॉयर की कैटेगरी में आ जाए। तो पहला जो है वेजेस एंड सैलरी, ये तो बहुत पॉपुलर है, बार बार मैं आपको बोलता आया हूं कि वेतन जो मिलता है एम्प्लॉइज को, उसकी बात कर रहे हैं। तो वेजेस एंड सैलरी को भी हमने यहाँ 2 पार्ट्स में क्लासिफाई कर दिया है, इन काइंड एंड इन कैश। कैश की फॉर्म में सैलरी मिलती है, नोट जो मिलते हैं, या फिर अकाउंट ट्रांसफर हो जाता है, वो तो सब जानते हैं, पॉपुलर है। लेकिन व्हाट इज दिस? ये इन काइंड क्या है? सैलरी एंड वेजेस इन काइंड, यानी वस्तु के रूप में। अगर एम्प्लॉयर कोई है, वो एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को एकोमोडेशन प्रोवाइड कर दे, या फिर अपने वर्क प्लेस से होम तक, होम से वर्क प्लेस तक आने जाने के लिए कार प्रोवाइड कर दे, तो इस तरह के बेनिफिट्स को क्या बोलते हैं? इन काइंड बेनिफिट बोलते हैं। या फिर वर्कर को क्या प्रोवाइड कर दिया जाए? सस्ता लोन प्रोवाइड कर दिया जाए मकान खरीदने के लिए या कार खरीदने के लिए, इस तरह के बेनिफिट्स अगर प्रोवाइड करे जा रहे हैं, सो दैट इज कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉय इन दिस कैटेगरी वेजेस एंड सैलरीज, बट इन काइंड। अब आप सोचोगे कि ये क्या है? सोशल सिक्योरिटी कंट्रीब्यूशन बाय एम्प्लॉयर। जब एम्प्लॉयर किसी एम्प्लॉय को क्या प्रोवाइड कर दे? पेंशन प्रोवाइड करे, यानी पेंशन क्या अभी प्रोवाइड नहीं कर रहा, बल्कि पेंशन फंड में उसके इन्वेस्ट कर रहा है। तो एम्प्लॉय बाद में जब रिटायर हो जाएगा उसको पेंशन मिलनी शुरू हो जाएगी। इंश्योरेंस करा दे अपने एम्प्लॉय का, उसको ग्रेचुइटी प्रोवाइड करे रिटायरमेंट पे। इस तरह के बेनिफिट्स में वो कंट्रीब्यूट कर रहा है। कौन? एम्प्लॉयर। एम्प्लॉय नहीं कंट्रीब्यूट कर रहा, ध्यान रखिएगा। न्यूमेरिकल में हो सकता है ऐसा लिखा जाए, सोशल सिक्योरिटी कंट्रीब्यूशन बाय एम्प्लॉय, इग्नोर कर देना एकदम से उसको। अगर लिखा है सोशल सिक्योरिटी कंट्रीब्यूशन बाय एम्प्लॉयर, तो ही उसको कंसीडर करना है सीओई का पार्ट, राइट? आई थिंक ये जो लेबर को मिलने वाला सीओई है, कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉय है, ये वाला पार्ट आपका बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। अब बात करते हैं लैंड की। लैंड भी एक इंपॉर्टेंट क्या है? फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है। तो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को इसको क्या मिलता है? रेंट। आप पढ़ते आए हुए अभी तक की लैंड को मिलता है रेंट, किराया मिल जाता है। यहाँ पे मैंने इसके साथ में रॉयल्टी भी लिखा है। रीजन क्या है? कि लैंड के बदले में रेंट मिलता है। किसी फैक्ट्री ओनर ने, किसी फर्म ओनर ने किसी पर्टिकुलर एक लैंड पे अपना प्रोडक्शन प्रोसेस कंडक्ट किया और वो रेंट पे कर रहा है, वो रेंटेड है, वो प्लेस जो है रेंट पे कर रहा है, उसको हम इंक्लूड करते हैं। अगर उसको खुद का है, अगर जो लैंड है और उस पर प्रोडक्टिव सर्विस वो वहां पे कंडक्ट कर रहा है, तो ऐसे में क्या होता है? इंप्यूटेड वैल्यू, यानी एक अप्रोक्सीमेट वैल्यू की सिमिलर ऐसा ही कोई लैंड कहीं और मार्केट में किसी ने रेंट पे लिया, उसका किराया वो कितना दे रहा है, लगभग वैसी सी वैल्यू, इंप्यूटेड वैल्यू हम उसमें यूज कर लेते हैं। इंपॉर्टेंट है यहाँ पे रॉयल्टी। दिस इज डिफरेंट थिंग जो अभी तक आपको मैंने नहीं बताई। रॉयल्टी होती है सब सॉइल एसेट्स के लिए, ऐसे एसेट्स जो जमीन के नीचे हैं, जैसे कोयले की खदानें हैं, लोहे की खदानें हैं, अन्य धातुओं की खदानें हैं। तो क्या कर सकते हैं? कोई फर्म हो सकती है कि ऐसी किसी पर्टिकुलर लैंड का क्या कर ले, उसका एक लीज पे ले ले उसको, और लीज पे लेने के बाद में क्या करे? सब सॉइल एसेट्स जो है उनको एक्सट्रैक्ट करना शुरू कर दे। उनकी वहां पे खदान जो है उनमें से वो सब सॉइल एक्सट्रैक्ट, सॉइल जो एसेट्स हैं उनको निकालना शुरू कर दे वो।
तो वहां क्या होगा, लैंड एज इट इज तो नहीं वो छोड़ के जाएगी ना, उसमें से कुछ सबसॉइल एसेट्स तो कम हो जाएगा ना बाद में, तो उसके लिए जो लीज के लिए जो अमाउंट पे करा जाता है फर्म के द्वारा वो रॉयल्टी है बेसिकली। तो आपको रेंट एंड रॉयल्टी भी दे सकते हैं क्वेश्चन में, या ऐसा पॉसिबल है कि रेंट अलग से कहीं दे रखा हो और रॉयल्टी अलग से दे रखा हो, दोनों को ऐड कर लेना, ये वाला पार्ट आपका हो जाएगा। नेक्स्ट इज कैपिटल। कैपिटल में पॉसिबिलिटी है कि प्रोड्यूसर ने, जिसने प्रोडक्टिव एक्टिविटी को ऑर्गेनाइज करा, उसने अपनी ही कैपिटल यूज कर लियो, या फिर कैपिटल उसने इंटरेस्ट पे बोरो कर लियो। अगर इंटरेस्ट पे बोरो करी है तो फिर आप डेफिनेटली क्या करेंगे, उसका इंटरेस्ट पार्ट यहाँ पे उसमें इंक्लूड कर देंगे। और अगर वो उसकी खुद की है तो उसमें क्या है, इंप्यूटेड वैल्यू है, अगेन जैसे इंप्यूटेड रेंट था ऐसे ही इंप्यूटेड वैल्यू इंटरेस्ट की इंक्लूड कर देंगे। लेकिन यहाँ एक वर्ड ऑफ क्वेश्चन है, वो क्या है कि क्वेश्चन में कभी कभी आपको जो वैल्यूज दी जाती है उसमें हो सकता है कि कंज्यूमर के द्वारा इतना इंटरेस्ट रेट पे दिया गया। कंज्यूमर भी तो जैसे कोई होम लोन ले लेता है, कोई टीवी परचेज करने के लिए इंस्टॉलमेंट पे कर रहा है, कोई कार पे इंस्टॉलमेंट पे कर रहा है, तो वो लोग भी तो इंटरेस्ट पे कर रहे हैं ना उस पे। वो वाला इंटरेस्ट जो है वो बेसिकली प्रोडक्टिव एक्टिविटीज के लिए नहीं है, प्रोडक्टिव एक्टिविटीज को ऑर्गेनाइज करने के लिए वो लोन नहीं लिया गया ना, तो इसलिए उसको हम यहाँ से एक्सक्लूड कर देंगे अगर ऐसा कहीं किसी क्वेश्चन में मेंशन है तो। लास्ट हमारा फिर आता है एंटरप्रेन्योर। एंटरप्रेन्योर क्या है, वो रिस्क लेता है प्रोडक्टिव एक्टिविटी को ऑर्गेनाइज करने के लिए, तो उसके पास क्या बचता है, प्रॉफिट। लेकिन अभी तक जिसको हम सिंपली प्रॉफिट पढ़ते हैं, इसका भी क्लासिफिकेशन है फर्दर। वो हो सकता है क्वेश्चन में आपको डायरेक्टली प्रॉफिट आपको मेंशन करके दे दिया जाए, या फिर क्लासिफिकेशन करके उसके डिफरेंट कंपोनेंट्स को अलग अलग दे दिया जाए। तो ध्यान रखना है, अगर वो कंपोनेंट भी दिए और प्रॉफिट भी दिया है तो उन कंपोनेंट को आपको इग्नोर कर देना, क्योंकि आपको टोटल अमाउंट प्रॉफिट का दे रखा है वहां पे। तो ये तीन कंपोनेंट है यहाँ बेसिकली, कॉर्पोरेट टैक्स, रिटेन अर्निंग और डिविडेंड। एंटरप्रेन्योर क्या करता है, उसके पास ये पे करने के बाद, सीओई, रेंट, इंटरेस्ट पे करने के बाद क्या बचता है, प्रॉफिट बचता है। प्रॉफिट का कुछ हिस्सा चला जाता है गवर्नमेंट के पास, कॉर्पोरेट टैक्स की फॉर्म में चला जाता है। फिर उसके पास क्या होता है बाद में, वो डिविडेंड पे करता है शेयर होल्डर्स को, प्रॉफिट का एक हिस्सा। लास्ट में उसके पास बचता है रिटेन अर्निंग। तो ये तीनों को ऐड करते हैं तो ये प्रॉफिट बनाते हैं। तो अगर ये इनमें से दो दिया और साथ में प्रॉफिट भी दिया हुआ है तो इन दो को आप ऐड मत कर लेना, सिर्फ फिर वहां पे प्रॉफिट को ही ऐड करना है। अब ये चारों के बारे में तो आपने सुना है, लेकिन यहाँ पे ये जो लास्ट है ये क्या है, दिस इज एमआई। एमआई क्या है, बेसिकली मिक्स्ड इनकम। मिक्स्ड इनकम, मिश्रित आय। किसकी मिश्रित आय, मिश्रित आय स्वनियोजितों की, जिसे फुल फॉर्म में हम कह देते हैं कि मिक्स्ड इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड पीपल। ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, पर्टिकुलरली डेवलपिंग नेशंस में, जैसे इंडिया है, इंडिया के केस में, क्योंकि यहाँ पे जो प्रोडक्शन है मेजर वो बड़ी बड़ी फर्म्स में नहीं हो रहा है, वो बहुत ज्यादा ऑर्गेनाइज सेक्टर में नहीं हो रहा है, यहाँ अनऑर्गेनाइज सेक्टर में बहुत ज्यादा है। सेल्फ ऑन फर्म्स बहुत ज्यादा है, जिसमें एक एक एम्प्लॉय, दो एम्प्लॉय काम कर रहे हैं, घर में ही उन्होंने कुछ प्रोडक्टिव एक्टिविटी शुरू कर रखी है। तो एग्जांपल है, जैसे एडवोकेट है, अपने ही घर पे ऑफिस खोल के, अपना एक ऑफिस बना के, और वो लीगल एडवाइस दे रहा है, उसके लिए वो कुछ चार्ज कर रहा है अमाउंट। या फिर डॉक्टर ने क्लिनिक बनाया हुआ है अपने ही प्लेस पे, या फिर टीचर है कोई, जैसे ट्यूटर बेसिकली जो ट्यूशन वगैरह पढ़ाते हैं घरों में वो लोग, या ग्रोसर है, परचून की दुकान किसी ने अपने घर में खोल ली है। तो इनके साथ में प्रॉब्लम क्या होता है, इनकी जो इनकम होती है उसको क्लासिफाई करना बड़ा मुश्किल होता है कि इनकी इनकम का। देखने में तो ऐसा लगता है कि अगर कोई लॉयर है, लॉयर ने अपने घर पे एक कंसल्टेंसी फर्म ओपन कर लिया है, लीगल एडवाइस वो देता है, उसको जितनी भी पेमेंट मिल रही है क्लाइंट से, ऐसा लगे वो सारा का सारा उसका क्या है, प्रॉफिट है। लेकिन ऐसा नहीं है, उसका जो जितना भी पैसा मिल रहा है उस पैसे का एक हिस्सा किस में जाएगा, क्योंकि उसने अपनी ही जमीन पे वो ऑफिस खोला हुआ, तो लैंड यानी उसकी इनकम का एक हिस्सा रेंट होना चाहिए, उसकी इनकम का एक हिस्सा इंटरेस्ट होना चाहिए, क्योंकि उस पर जो सारा खर्च हुआ है वो कैपिटल उसने अपनी यूज करी हुई है। साथ ही साथ वो खुद अपने ही उस पूरे बिजनेस में, उस काम में क्या है, वो लेबर का रोल भी प्ले करता है, तो उसको सीओई भी मिलना चाहिए। लेकिन वो सारा एक साथ मिलता है तो उनको सेपरेशन उनका बड़ा मुश्किल होता है। तो ऐसे में ऐसे लोगों की जो इनकम होती है उसको हम कलेक्टिवली यहाँ पे लिख देते हैं एमआई, मिक्स्ड इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड। तो डिफरेंट कंपोनेंट्स आपको क्वेश्चन में दिए होंगे, आपको अपनी नीड के अकॉर्डिंग, मतलब क्वेश्चन की नीड के अकॉर्डिंग आपको उनको यूज करना है। और कोई चीज एक्स्ट्रा भी दी जाती है जो कंफ्यूज करने के लिए होती है, उसको आपको इग्नोर कर देना। अब इंपॉर्टेंट बात जो है वो है कि आपने देखा आउटपुट मेथड में सारे कंपोनेंट्स को ऐड किया, क्या अचीव हुआ, जीडीपीएमपी। उसके बाद एक्सपेंडिचर मेथड में सारे कंपोनेंट्स को ऐड किया, क्या मिला, जीडीपीएमपी अगेन। लेकिन इस बार इस इनकम मेथड में आय विधि में क्या मिल रहा है, ध्यान से देखिए, आय विधि में मिल रहा है एनडीपीएफसी, जिसको हम डोमेस्टिक इनकम भी बोल देते हैं। तो ये एनडीपीएफसी यहाँ पे
अचीव होगा। तो ध्यान रखना है कि ये सारे कंपोनेंट्स को ऐड करके ये हमें अचीव हो रहा है, और जो क्वेश्चन में पूछा जाए, जो भी एग्रीगेट पूछा जाए, अपनी नीड के अकॉर्डिंग हम उसको चेंज कर लेंगे। चेंज करने में तो अब आप शायद एक्सपर्ट होंगे, क्योंकि कई बार मैं आपको समझा चुका हूं कि चेंज कैसे करते हैं एक एग्रीगेट को दूसरे एग्रीगेट में, राइट। अब ये सारा समझ में आने के बाद में अब क्या बचा, अब बची कुछ प्रिकॉशंस। तो ये 3 प्रिकॉशंस हैं बेसिकली, इनकी बात यहाँ पे हम करते हैं इस मेथड में, इनकम मेथड में। इनको प्रिकॉशंस को देख लो। जैसे मैंने पहले बताया था, कई बार ऐसा क्वेश्चन आ जाता है कि बस सिंपली प्रिकॉशंस पूछ लेते हैं, थ्योरेटिकल क्वेश्चन आ जाएगा 3 नंबर का, मजे आ जाएंगे आपके, फटाफट आप प्रिकॉशंस बता देंगे अगर आपको याद है तो। पहली प्रिकॉशन, ट्रांसफर इनकम। ट्रांसफर इनकम, ट्रांसफर पेमेंट एक ही चीज है, बस क्योंकि इनकम मेथड है इसलिए यहाँ पे इनकम वर्ड यूज कर दिया ट्रांसफर के लिए, अदरवाइज वही है, ये ट्रांसफर पेमेंट ही है। और आपको पता है कि ट्रांसफर पेमेंट फैक्टर पेमेंट से अलग है, फैक्टर पेमेंट को इंक्लूड करते हैं। ये सारी फैक्टर पेमेंट ही तो थी, जितनी की जितनी थी यहाँ पे, लेकिन ट्रांसफर पेमेंट को क्या करेंगे, इग्नोर करेंगे। उसके बाद में सेल ऑफ सेकंड हैंड गुड्स। सेकंड हैंड गुड्स में जो भी कैपिटल गेन हो रहा है, कैपिटल गेन यानी पूंजीगत जो उसमें लाभ हो रहा है, कुछ एक्स्ट्रा जो प्राप्ति हो रही है उससे, उसको इंक्लूड नहीं करते हैं, राइट। क्योंकि वो जो सेकंड हैंड गुड्स है वो इस फाइनेंशियल ईयर में कोई नया फ्रेश कुछ रिसोर्स हमने जनरेट नहीं करा है, कोई नए फ्रेश गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूस नहीं करे, वो प्रीवियसली प्रोड्यूस गुड्स के बस इट चेंज हैंड्स, की एक व्यक्ति से दूसरे के पास चला गया, वो बस इतना सा उसमें हुआ है और ज्यादा नहीं। और थर्ड है सेल ऑफ फाइनेंशियल एसेट्स। अगेन इसको भी इग्नोर करना है, इसको भी इंक्लूड नहीं करना है, क्योंकि फाइनेंशियल एसेट शेयर्स क्या है बेसिकली, ऑलरेडी जो रिसोर्सेज जनरेटेड है इकोनॉमी में, गुड्स एंड सर्विसेज जो जनरेटेड है, उन्हीं से जो रिसोर्सेज है, उन्हीं से जो ओनरशिप क्रिएट हुई है, उस ओनरशिप को बस हम शिफ्ट करते रहते हैं इसमें। तो उसमें कुछ भी ऐसा हमें नहीं है कि उनको इंक्लूड नहीं करना बेसिकली यहाँ पे। तो सेल ऑफ फाइनेंशियल एसेट से जो इनकम होगी, या सेल ऑफ सेकंड हैंड गुड्स से जो इनकम जनरेट होगी, उसको इंक्लूड नहीं करना है। हाँ, एक चीज इंक्लूड कर सकते हैं, सेकंड हैंड गुड्स है, इसको बिकवाने में हो सकता है किसी ने इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया हो, कोई कमीशन एजेंट, कोई ब्रोकर हो। फाइनेंशियल एसेट्स हैं, इनको बिकवाने में किसी शेयर ब्रोकर ने या किसी और कमीशन एजेंट ने कोई रोल प्ले किया हो, तो उसको जो हमने कमीशन दिया है या उसको जो फीस दी है, जो ब्रोकरेज दी है, उसको इंक्लूड हम यहाँ पे कर लेंगे, क्योंकि वो उसको उसकी सर्विसेज के लिए प्रोवाइड की जा रही है, वो सर्विसेज जो उसने इसी फाइनेंशियल ईयर में जनरेट करी है, प्रोड्यूस करी है। इनकम मेथड पर बेस्ड ये न्यूमेरिकल है, इसमें हमें नेशनल इनकम को कैलकुलेट करना है। नेशनल इनकम जिसको हम हिंदी में कहते हैं राष्ट्रीय आय, और यहाँ सारी फिगर्स जो है रुपीस करोड़ में दी गई है, और टोटल 10 आइटम्स हैं जो यहाँ हमें डाटा दिया गया है उसमें। अब आप ध्यान दीजिए कि मैंने आपको बताया था कि जब हम इनकम मेथड में डिफरेंट कंपोनेंट्स को ऐड करते हैं तो हमें अचीव होता है एनडीपी-एफसी। तो यहाँ जितने कंपोनेंट हैं, इसमें सबसे पहले आपको मैं ध्यान दिला दूं कि कुछ ऐसे हैं जो सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए दिए गए हैं। जैसे मैंने भी बताया था आपको थोड़ी देर पहले कि देखिए, टैक्स ऑन प्रॉफिट दिया गया है और प्रॉफिट दिया गया है, क्योंकि मैंने बताया था प्रॉफिट का पार्ट होता है रिटेन्ड अर्निंग, उसके अलावा कॉर्पोरेट आपका जो टैक्स होता है और डिविडेंड, तो इसलिए इसको सेपरेटली इंक्लूड करने की जरूरत नहीं है, इसको आप इग्नोर कर दीजिए। अगेन एम्प्लॉइज कॉन्ट्रीब्यूशन, एम्प्लॉय का कॉन्ट्रीब्यूशन इंक्लूड नहीं करना होता, बल्कि किसका करते हैं, एम्प्लॉयर का कॉन्ट्रीब्यूशन जो है उसको इंक्लूड करते हैं। और थर्ड जो चीज है उसके बारे में अभी हम बात करेंगे कि इसको भी इग्नोर करना है, क्यों करना है इसको इग्नोर। तो शुरू करते हैं। एनडीपी-एफसी के डिफरेंट जो कंपोनेंट है उनकी बात करते हैं। सीओई कॉम्पोजिशन ऑफ एम्प्लॉय, रेंट, इंटरेस्ट, प्रॉफिट और मिक्स्ड इनकम ऑफ द सेल्फ एम्प्लॉयड, ये उसके कंपोनेंट्स हैं। अब ये कंपोनेंट इस इंफॉर्मेशन में कहां दिए हैं उसकी देख लेते हैं एक बार। सीओई 9 नंबर पे दिया गया है, 500 है, उसकी वैल्यू हमने पुट कर दी। रेंट फर्स्ट नंबर पे दिया गया है, उसकी वैल्यू है 80 और हमने इसकी वैल्यू यहाँ पुट कर दी 80। सिमिलरली हमने देखा इंटरेस्ट सेकंड नंबर पे 100 उसकी वैल्यू है, प्रॉफिट जो है थर्ड नंबर पे उसकी वैल्यू 210 है, और मिक्स इनकम 6 नंबर पे दिया गया है, यहाँ पे आप देख सकते हैं 250 उसकी वैल्यू है। सारी वैल्यूज को हमने पुट अप किया, पुट अप करके सोल्व किया। ध्यान रखना मिस्टेक बहुत सारे स्टूडेंट कर देंगे, ये पार्ट सही कर दिया, उसके बाद ये पार्ट भी ठीक कर दिया, वैल्यूज जो है यहाँ पे पुट अप करने में तो मिस्टेक कर गए, या फिर कैलकुलेशन में एरर कर गए। कैलकुलेशन का जो एरर होता है बाद में बच्चों को बड़ा गुस्सा खुद को ही आता है अपने ऊपर कि सब कुछ आता था मुझे, एक सिली सी मिस्टेक करके आ गया मैं, जिसकी वजह से इतने पार्ट में अगर मुझे 3 मार्क्स मिलने थे तो उतने में ही कितने मिले, 2 नंबर मिले, आपका फाइनल आंसर गलत था। कई बार आप
यूनिट्स जो है मिस कर जाते हैं, आधा नंबर आपका वहां कट हो जाता है, तो ध्यान रखना है इस तरह के मार्क्स मिस नहीं करने हैं। अच्छा, इसमें मैंने एनडीबीएफसी कैलकुलेट किया था, लेकिन हमें चाहिए क्या, एनआई, नेशनल इनकम। तो नेशनल इनकम बेसिकली होती क्या है, एनएनपीएफसी होती है। तो कन्वर्ट करने में तो अब आप माहिर हो चुके हो, तो कन्वर्ट करना इजी है आपके लिए। यहाँ पे बेसिकली हमें कुछ कन्वर्ट नहीं करना, एफसी एफसी कॉमन है। अगर ये यहाँ पे एफसी से एमपी में कन्वर्ट करना होता तो ये वाला जो पार्ट है यहाँ पे एनआईटी, तो इसका यूज होगा। अब क्योंकि दोनों ही सबस्क्रिप्ट एफसी है, फैक्टर कॉस्ट पे है, दोनों ही एग्रीगेट, तो उसकी जरूरत अब यहाँ पे नहीं है। बेसिकली डोमेस्टिक को नेशनल में कन्वर्ट करना है, तो एनएफआईए ऐड करिए, वैल्यू सेम यहाँ से पुट कर दी। एनएफआईए 10th नंबर पे यहाँ प्रोवाइड किया गया, -20 इसकी वैल्यू है, सो -20 यहाँ पुट करेंगे, कैलकुलेशन करेंगे, रुपीज 1120 करोड़ इसका फाइनल आंसर आएगा। सो दैट इज हाउ वी सॉल्व अ न्यूमेरिकल बाय यूजिंग द इनकम मेथड। सो दैट इज द थर्ड मेथड एंड द लास्ट मेथड ऑफ नेशनल इनकम एस्टिमेशन। आई होप नाउ आप सभी को सारे तीनों मेथड जो है अच्छे से समझ में आ गए होंगे एंड यू वुड बी कॉन्फिडेंट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इस वीडियो में इतना ही। कीप लर्निंग, गुड लक।